नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम शिल्पी है और देवघर आईएएस एकेडमी में आप सबका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। आज यहाँ पर हम एक विचार पे विचार करने आए हैं। वो विचार ये है कि अगर किसी देश का पूर्व प्रधानमंत्री देश छोड़ने पर मजबूर हो जाए, निर्वासन में रहकर जो नेता अचानक से 17 साल बाद अपने देश वापस लौट आए और चुनाव जीतकर सत्ता में आने की जो है दहलीज पर खड़ा हो जाए, तो क्या ये सिर्फ बांग्लादेश की दिशा बदलेगा या फिर पूरे दक्षिण एशिया की राजनीति में भी बदलाव आएगा। आज हम बात करेंगे बांग्लादेश की ऐतिहासिक चुनाव की, तारिक रहमान की नाटकीय वापसी की और सबसे महत्वपूर्ण, भारत क्यों वेट एंड वॉच की रणनीति पर है। क्योंकि ये सिर्फ एक चुनाव नहीं दोस्तों, ये दक्षिण एशिया के शक्ति संतुलन की एक नई पटकथा है जिसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आप सबका मैं स्वागत करती हूँ आज के इस लेक्चर में। और यहाँ पर हम आज बहुत सारी चीज़ों को कवर करेंगे कि पावर शिफ्ट जो बांग्लादेश में शेख हसीना के इतने लंबे समय तक जो है पद पर काबिज रहने के बाद अब जो ये रणनीतिक जो बदलाव आया है वो देखना ज़रूरी है। और 2026 तो मुझे लगता है पूरा जियो पॉलिटिक्स का, रणनीति का जो बदलाव देखने का एक शिफ्ट मिला है ना, मतलब बहुत ही अलग तरीके से पूरी राजनीति दिखाई दे रही है, चाहे वो किसी भी देश की हो। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो तारिक रहमान जिनको नया प्रधानमंत्री के पद पर काबिज किया गया है, जो वीएनपी के नेता हैं, जो अध्यक्ष हैं, वो क्या अब भारत के लिए करते हैं, क्योंकि उनका झुकाव जिन संगठनों के प्रति है, जिन देशों के प्रति है, वो हमारे लिए कहीं मुसीबत की घंटी ना बन जाए। तो ये सारी चीज़ों का आज हम अध्ययन करेंगे और समझेंगे कि भारत को इससे क्या फ़ायदा होगा इनके प्रधानमंत्री बनने से। इससे पहले हम आगे बढ़े, आप सभी के लिए कुछ स्पेशल ऑफर्स हैं। और अगर आपने अभी तक फाउंडेशन कोर्स ऑनलाइन फीस इसकी है 40,000 रुपये नहीं लिया है तो ले सकते हैं। इकोनॉमिक मॉड्यूल प्लस सीसेट मॉड्यूल का जो एक कॉम्बो है उसकी प्राइस जो पहले 3,000 रुपये थी अब मात्र 2,000 रुपये कर दी गई है। कॉल डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर आ रहे होंगे, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वहां से इनरोल करवा सकते हैं जल्द से जल्द। इसके बाद आपका यहाँ पर साइंस एंड टेक एंड एनवायरमेंट कोर्स का जो कॉम्बो था उसमें 50% ऑफ देकर अब हमने उसको 1,000 रुपीज़ में यहाँ पर जो है पर सब्जेक्ट 500 रुपीज़ रख दिया है। अभी तक इनरोल नहीं कराया तो इनरोल करा सकते हैं, काफ़ी बच्चों ने इनरोल कराया, उनके बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है। कॉल डिटेल्स 9162500508 है। इसके बाद एक आखिरी और ऑफर आप सभी के लिए चल रहा है, अभी बीच में कई सारे ऑफर्स आए थे, अभी तक भी एडमिशन नहीं लिया है तो अभी भी देरी नहीं हुई, एडमिशन ले सकते हैं। झारखंड पीसीएस की बात करें अगर, स्पेसिफिक पेपर 2, ये आपको कंप्लीटेड रिकॉर्डेड क्लास अवेलेबल हो जाएंगी हमारे देवघर आईएएस एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर। उसकी फीस पहले 999 रुपीज़ हुआ करती थी, जिसको हमने बदलकर ऑफर प्राइस में 799 में कर दिया गया है आप सभी के लिए। तो परचेज कर सकते हैं इजीली। उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर 9162500508 दिया गया है, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं वहाँ पर। फिलहाल हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि भारत को जो यहाँ पर एक डर बना हुआ है बांग्लादेश में जो आम चुनाव हुए, देखिए डर कहना गलत भी नहीं होगा क्योंकि भारत की बहुत लंबी बड़ी सीमा अगर किसी देश के साथ साझा होती तो बांग्लादेश है। और बांग्लादेश का चाइना के साथ, चाइना और पाकिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान जिस प्रकार से ब्रदरहुड अभी कर रहे हैं ना, कि भाई बांग्लादेश ने कहा वो भारत के साथ मैच नहीं खेलेगा तो पाकिस्तान भी मुंह उठा के आ गया अपनी बिना औकात जाने कि भाई मैं भी, हम भी मैच नहीं खेलेंगे। हालांकि फिर पाकिस्तान तो पाकिस्तान है, फिर मुंह उठा के वापस आया। तो ऐसी स्थिति में जहां पर एक देश में वो नेता जीत कर आता है जो इस्लामिक संगठनों को ज्यादा तवज्जो देते हैं, जहां पर चाइना को ज्यादा तवज्जो देते हैं, पाकिस्तान को ज़्यादा तवज्जो देते हैं, ऐसी कंडीशन में जहां पर हमारे बांग्लादेश के साथ एक बहुत अच्छे टर्म रहे थे, वहां की जो शेख हसीना जो प्रधानमंत्री थी एक लंबे समय तक हमारे बहुत अच्छे टर्म्स रहे थे क्योंकि उनके पिता भी भारत से संबंध रखते थे। तो वो सारी चीज़ों के कारण हमारे एक अच्छे रिलेशन थे, हम बुरी मुसीबतों से झंझटों से जो है बच जाते थे। लेकिन अब तारिक रहमान आने के बाद देखना ये कि उनका रवैया भारत के प्रति क्या होता है। हालांकि उन्होंने दावा किया है कि वो एक नए इनिशिएट के ओर ध्यान देंगे भारत के साथ, आर्थिक हो चाहे वो राजनीतिक रूप से हो, वो तो समय के साथ हम समझ जाएंगे। यहाँ पर बांग्लादेश में जो आम चुनाव तारिक रहमान के हुए हैं 2024 के बाद, कहते हैं जो हिंसा हुई थी 2024 में, जंजी जो आंदोलन आपने देखा था वहां हुआ था, ये उसके बाद पहला चुनाव है जिसे बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से और बहुत ही कहते हैं कि लयबद्ध तरीके से और बहुत ही ऑनेस्टी के साथ कराया गया है, जहाँ पर बीएनपी की बहुत बड़ी जीत हुई है। तो एक और दिखा रहे हैं कि इस इलेक्शन में उस नेता की जीत हुई है बीएनपी के, जो कहते हैं कि अचानक से 17 साल बाद लंदन से वापस आते हैं और बीएनपी के अध्यक्ष बनते हैं, फिर अचानक से वो
प्राइम मिनिस्टर के पद पर काबिज हो जाते हैं। और आप उन्हें डार्क प्रिंस भी कहा जाता है तारिक रहमान को, क्योंकि बहुत लंबे समय तक यहाँ से बांग्लादेश से बाहर रहे थे, इसलिए इनको डार्क प्रिंस भी कहते हैं। और उनका वापसी आना किसी फेरी टेल जैसा नहीं लगता, क्योंकि वो कनेक्टेड थे इतने साल तक बांग्लादेश की राजनीति से, फिर अचानक से आकर इतने बड़े पद पर काबिज होना कोई छोटी बात नहीं है। बेसिकली तारिक रहमान अगर आप देखेंगे तो राजनीतिक रूप से कुछ एक रॉयल परिवार से आते हैं। अगर आप देखेंगे जो पूर्व राष्ट्रपति थे जिया रहमान उनके पिता हैं, और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के पुत्र रहे हैं, ठीक है। और इन्होंने ही जो जिया रहमान, इन्होंने इस बीएनपी पार्टी का जो है फाउंडर भी माना जाता है। 2017 में भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में तारिक रहमान को जो है गिरफ्तार कर दिया गया और विदेश छोड़कर चले गए थे। फिर 17 साल बाद वापस आते हैं अपने देश में। 2025 दिसंबर जो उनकी मां की निधन हो जाता है, उस टाइम पे वापसी आते हैं। फिर इस तरह से उनका भव्य स्वागत होता है। उन्होंने भाषण में अमेरिकी नागरिक अधिकार नेता का नाम एक है मार्टिन लूथर किंग के प्रसिद्ध भाषण की तर्ज पर कहा कि मेरे पास बांग्लादेश के लिए एक योजना है। ये उन्होंने उस टाइम कहा था जब वापस आए, और यहीं से बीएनपी का चुनाव अभियान शुरू हुआ। और अब भारत और दक्षिण एशिया में देखना ये बाकी है, अमेरिका में, कि सब योजना का इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार तारिक रहमान ऐसी कौन सी नई योजना लॉन्च करने वाले हैं जो बांग्लादेश के साथ उनके मित्र राष्ट्रों के लिए भी हितकारी साबित होगा। क्योंकि देखिए, कहते हैं ना कि मित्र का विकल्प है लेकिन पड़ोसी का विकल्प नहीं है। और ना हमारे पास पाकिस्तान को बदलने का विकल्प है मित्र पड़ोसी के रूप में, ना हमें बांग्लादेश को बदलने का विकल्प है। तो देखना यह है कि ये क्या उसका यूज करते हैं, मिस यूज करते हैं। यहाँ पर ये न्यू प्राइम मिनिस्टर है, ऑल आइज ऑन बांग्लादेश, तारिक रहमान, यहाँ पर इनकी फोटो दी गई है ये। इसके बाद बांग्लादेश जनरल इलेक्शन, द रिटर्न द तारिक रहमान, इसको हमने समझा, इनके बैकग्राउंड को समझा, कहाँ से बिलोंग करते हैं ये। इसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो 2001 में लगभग, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2001 में लगभग 8th पार्लियामेंट जब इनकी बैठी थी, तो बांग्लादेश बीएनपी जो है खालिदा जिया जो इनकी मदर हैं तारिक रहमान की, वो उस वक्त यहाँ पर सेलेक्ट जीती थी। इसके बाद 9, 10, 11 पार्लियामेंट में आप देखेंगे आवामी लीग कंटिन्यू, यानी कि शेख हसीना यहाँ पर लगातार 4 यहाँ पर सेशंस में, अगर आप देखेंगे 9, 10, 11, 12 में 2024 तक लगभग शेख हसीना यहाँ पर पद पर काबिज थी, जीतती आई थी ये पार्टी आवामी लीग। लेकिन 30th पार्टी फिर अब जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो पार्टी जीत कर आई है वो बीएनपी, क्योंकि कहते हैं कि शेख हसीना के टाइम पर इस तरह के, आप अगर देखिए शेख हसीना की जब पार्टी थी आवामी लीग पार्टी थी, तब उन्होंने वहां पर किसी भी कारणवश से कुछ भी क्रियाकलाप करके दूसरी पार्टीज को, ऑपोजिशन को वहां नहीं रहने दिया। और इस चक्कर में हमेशा जो है इनकी जो बीएनपी पार्टी वो एलिगेशंस लगाती थी कि शेख हसीना गलत तरीके से इलेक्शंस जीतती हैं, ये वो। अब सेम सिचुएशन में बीएनपी है, बीएनपी के तारिक रहमान भी अब क्या है, शेख हसीना की तरह तो जीते। ऑपोजिशन पार्टी में बहुत सारी पार्टीज खड़ी थी पर एक सॉलिड पार्टी तो कोई नहीं थी ना, तो इसकी तौहीन भी की है, क्योंकि अभी इस टाइम पे शेख हसीना भारत में ही रह रही हैं, ठीक है, सुरक्षा कारणों से। अभी जो जेंजी प्रोटेक्शन हुआ, उस कारणों से वो यहाँ पर आ गई थी वापस से, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। इसी समय पे भाई पड़ोसी देश है तो बना के तो रखना पड़ेगा, अब चाहे वो किसी प्रकार का भी है। तो नरेंद्र मोदी जी जो कि हमारे प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा कि आई कन्वे माई वार्म कॉन्ग्रेचुलेशन टू द मिस्टर तारिक रहमान ऑन लीडिंग बीएनपी टू डिसाइड decisive victory in the parliamentary election in Bangladesh. The victory shows the trust of the people of Bangladesh in your leadership. India will continue to stand in support of a democratic, progressive and inclusive Bangladesh. I look forward to working with the Bangladesh with your strengthened and multifaceted relation and advance and common development goals. तो ऐसा तो उन्होंने कहा है, तारिक रहमान को यहाँ पर टैग किया है। तो मोदी जी ने जो है, प्रधानमंत्री ने भारत के पाकिस्तान को बहुत पाकिस्तान से भी पहले बांग्लादेश में ये बधाई भेजी और बोला भाई कि हम जो है आपके साथ हैं और हम साथ में मिलकर ग्रो करेंगे, ऐसी आशा करते हैं। तो प्रधानमंत्री ने ऐसा ऐसा बोला। तो तारिक रहमान ने भी कहा कि भाई भारत जो है पिछले 18 महीने की अस्थिरता को पीछे छोड़कर स्थिर संबंध चाहता है बांग्लादेश से, कहा हमारे प्रधानमंत्री ने। तो उसमें बांग्लादेश का भी रिस्पॉन्ड अच्छा है कि हम भी पुराने गले शिकवे जो है मिटाकर एक नई एरा की ओर बढ़ेंगे। और आप जैसा कि 2026 में देख रहे हैं जिस प्रकार से जियोपॉलिटिकल शिफ्ट आ रहा है, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है और बहुत ही डरावना भी। कैसे भारत का ईयू के साथ एफटीए करना, इट्स अ गुड थिंग, राइट। भारत का अमेरिका के साथ ट्रेड एग्रीमेंट करना, वहीं पर चाइना का ब्रिटेन की तरफ, ब्रिटेन का चाइना की तरफ रुख मोड़ लेना है। फिर वहीं पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जैसे हमने देखा आर्मानिया और अजरबैजान का जो हमने देखा, वहाँ पर कैसे आर्मानिया का जो है रुख जो है उनका जो विश्वास था कि रशिया उन्हें बचाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तो फिर वो अमेरिका की तरफ रुख मोड़ रहे हैं। तो ये सारे जियोपॉलिटिकल जो
शिफ्ट 2026 में हो रहे हैं, ऐसे समय पे ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा कि तारिक रहमान क्या करने वाले हैं। क्या पता चीज़ें बेहतर हो जाएं, यू नेवर नो, है, होप फॉर द बेस्ट हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर चीज़ें बदल भी सकती हैं। तो इंडियाज़ फर्स्ट रिएक्शन जो था उनके अचीवमेंट पे, उनके सक्सेस पर, सेलिब्रेशन पर, तो प्रधानमंत्री मोदी ने वहाँ कहा भारत किन बातों पर ज़्यादा नज़र गड़ाए रखे, हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है। एक तो ये टैगलाइन एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कौन नए प्रधानमंत्री चुने गए, वो तो है ही, उनका बैकग्राउंड समझा, लेकिन भारत के कॉन्टेक्स्ट में उनका जीतना कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। और भारत, क्योंकि लंबे समय तक शेख हसीना आवाम लीग की जो लीडर रही हैं, उनके प्रति बहुत अच्छा एक अच्छे रिलेशन थे भारत के, लेकिन अब जब वहाँ पर पार्टी लीग ही चेंज हो गई है, पूरी पार्टी चेंज हो गई है, वहाँ के लीडर चेंज हो गए, तो क्या वो हमारे साथ एक अच्छा रवैया रखेंगे, क्योंकि पहले एक समय पे उनके साथ उतना अच्छा रवैया नहीं था। तो कहने का मतलब है कि भारत जो है पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश धुरी की जो आशंका है वो यहाँ पर देख रहा है। और अगर नई सरकार जो है भारत के प्रति कम अनुकूल जो फॉरेन पॉलिसी अपनाती है, तो पाकिस्तान और चीन का उनके नज़दीक आना बहुत ज़्यादा चांसेस दिखाई देते हैं। अगर बहुत अच्छा रवैया बांग्लादेश का भारत के प्रति, भारत का बांग्लादेश के प्रति नहीं रहता है तो, और भारत की जो दक्षिण एशिया में पकड़ है उसको भी कमजोर कर सकता है। भाई एक तरफ से पाकिस्तान, एक तरफ से पाकिस्तान, एक तरफ से बांग्लादेश, ऊपर से चाइना है, तो ऐसे में अगर हमारे दुश्मन दोस्त बन जाएंगे तो इससे भयानक कुछ नहीं होता। ठीक है, सीमा और आंतरिक सुरक्षा की अगर मैं बात करूं तो आप लोग को क्लियर दिख रहा है, ब्लर तो नहीं हो रहा? ठीक है, यहाँ पर सीमा और आंतरिक सुरक्षा की बात करूँ तो भारत और बांग्लादेश की जो 41 किलोमीटर लंबी सीमा है, बहुत ही बड़ी घनी आबादी है, कई सारे जंगलों से, खेतों से और नदियों से बीच से ये रेखा गुजरती है, तो कुछ डिफाइंड नहीं है और राजनीतिक रूप से भी बहुत सेंसिटिव है। तो चिंता का विषय क्या है कि ऐसे में कोई अवैध घुसपैठ ना हो जाए, क्योंकि जब शेख हसीना थी तो इन चीज़ों से बचा जा सका था बहुत लंबे समय तक। ठीक है, सीमा पर घुसपैठ ना हो, कोई अवैध प्रवास ना हो, क्योंकि अब बांग्लादेश में जो इलेक्शन होने वाले हैं तो उसके कुछ सर्कमचांसेस ना दिखने, सॉरी बंगाल में जो होने वाले हैं इलेक्शंस वगैरह होने वाले हैं, तो उसमें कोई घुसपैठ ना दिखे, ड्रग तस्करी ना दिखे, सीमा पर हिंसा ना हो। क्योंकि अभी देखा बांग्लादेश में कितनी बर्बरता से जो है हिंदुओं का जो है वहाँ पर कभी दहन किया गया, जलाया गया, कभी उनके साथ बर्बर हत्या की गई है। तो देखना ये कि उनके आने, तारिक रहमान के आने के बाद क्या ये चीज़ें सुधरेंगी, क्योंकि अगर नहीं सुधरा तो भारत को नॉर्थ ईस्ट में क्षेत्र में तो मुसीबतें झेलनी पड़ेंगी, साथ में बंगाल में भी ये सारी समस्या, क्योंकि उसका प्रभाव दिखी गई, जब आग कहीं लगती है तो उसकी लपटें कहीं और भी दिखाई देती हैं। ठीक है, तो जुलाई 2024 के बाद जो है 1000 से अधिक घुसपैठ के प्रयास भारत में दर्ज किए गए हैं। बंगाल और असम में इस वर्ष विधानसभा चुनाव है और अवैध प्रवास, जो इलीगल जो माइग्रेशन है, वो एक बहुत बड़ी राजनीति का मुद्दा हर साल बांग्लादेश के साथ हो जाता है। तो भारत को चिंता है कि अगर कोई लीडर सही तरीके से लीड नहीं करेगा तो भारत को ये समस्याएं देखनी पड़ सकती हैं, बिकॉज वी हैव नो चॉइस ऑफ ऑफ अ पार्टनरशिप, ऑफ अ नेबरहुड, राइट। इसके बाद हम देखते हैं कि ये बांग्लादेश आपके बहुत बड़ी सीमा यहाँ पर साझा करता है, ऊपर आपका चाइना है, यहाँ पर आपका पाकिस्तान है, तो तीनों तरफ से अगर अच्छी रणनीति यहाँ पर भारत ने नहीं अपनाई, बहुत ज़्यादा विश्वास भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर वो लीडर बैठा है जिनके साथ हमारे एक टर्म शेख हसीना के समय पे उतने अच्छे नहीं रहे थे, और इस्लामिक संगठन को भी बहुत ज़्यादा जो है वर्चस्व देते हैं तारिक रहमान। तो देखना ये कि इनकी कुछ क्रियाकलाप हमारे बंगाल में या असम में, या अगर इस तरह की चीज़ें करेंगे आपस में मिल गए, तो हमारे नॉर्थ ईस्ट को भी नुकसान पहुँचा सकते हैं। कुछ देशों को तो सैनिक जो है उन पर ज़्यादा, उनको तब जो तालीम देना, उनको अच्छे से उनको चीज़ों को सिखाना और बहुत अवेयर रहना पड़ेगा। ठीक है, हिंदू अल्पसंख्यकों की अगर सुरक्षा की बात की जाए तो यहाँ पर जो है हिंदू अल्पसंख्यकों की, एक सेकंड के, एक स्लाइड और था, हाँ जी, हाँ ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की बात की जाए तो हमने देखा कि बांग्लादेश की आबादी लगभग जो अल्पसंख्यक जहाँ पर जिनकी संख्या कम है, ठीक है, 8% हिंदू, और शेख हसीना के हटने के बाद हिंदू समुदाय पर हमले काफ़ी बढ़ गए थे, हमने 2024 में देखा। ठीक है, कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं 2000 से ज़्यादा अधिक हमले हिंदुओं पर हुए हैं, ये तो रिपोर्ट्स कहती हैं, बाकी चीज़ें तो फिर हमें भी पता ऑन ग्राउंड क्या होती है। भारत के अनुसार कम से कम 23 हिंदुओं की हत्या हुई। आपको लगता है कि मात्र 23 हिंदुओं की हत्या हुई होगी वहाँ पर? तारिक रहमान ने जो सिक्योरिटी, उसका आश्वासन दिया, कहा, लेकिन वीएनपी का ऐतिहासिक रूप अगर देखा जाए तो बहुत ही कट्टरपंथी उनके एलिमेंट्स देखते हैं, उनसे जुड़ाव देखते हैं। भारत की चिंता का विषय कि जिस प्रकार से ये बहुत कट्टरपंथिता में जो है बिलीव करते हैं, क्या ऐसी कंडीशन में भारत को इनसे राहत मिलेगी, या विश्वास कर सकते हैं, विश्वसनीय है क्या बीएनपी के लीडर? तो सिक्योरिटी ऑफ हिंदू माइनॉरिटीज जो भारत में, बांग्लादेश में बहुत ही दयनीय है वहाँ पर। और व्यापार का मुद्दा अगर हम देखें तो राजनीति जितना आर्थिक चीज़ें इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट है बांग्लादेश के साथ, उससे कहीं ज़्यादा राजनीति इंपॉर्टेंट है। अब आर्थिक रूप से आप समझने का प्रयास करिए व्यापार के लेवल पर कि भारत और बांग्लादेश के साथ जो द्विपक्षीय व्यापार होता है लगभग 14 अरब डॉलर का टोटल होता है, लेकिन भारत हमेशा सरप्लस में रहता है क्योंकि भारत उसको बांग्लादेश को चीज़ें बेचता ज़्यादा है, खरीदता कम है। ठीक है, तो भारत के अगर रेडीमेड गारमेंट्स का उद्योग इंडस्ट्री देखा जाए तो 80% से ज़्यादा जो रॉ कपास है ना वो भारत से लेता है। अगर ऐसी कंडीशन में अच्छे टर्म्स नहीं रहे बांग्लादेश के नए प्राइम मिनिस्टर के साथ, तो उस बांग्लादेश का ये झुकाव जो 80% कपास का जो निर्भरता है भारत पर, वो चाइना की ओर ज़्यादा रुख ले लेगा, और चाइना तो सब में ही लीडरशिप में आगे रहता है इन चीज़ों में। ठीक है, तो अगर ऐसा हुआ तो भारत के निर्यात पर, माफ़ी चाहती हूँ, भारत जो सामान बेचता है उससे जो इनकम उसकी जनरेट होती है उस पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, अगर ढका जो है चीन की ओर मुड़ता है तो भारतीय कपास निर्यात प्रभावित हो सकता है, लेकिन स्थिरता और सुनिश्चित आपूर्ति बांग्लादेश के लिए अधिक महत्वपूर्ण हो सकती है, ऐसा हम अज्यूम करके चलते हैं। बाकी ये लोग देश के विषय में कितना सोच रहे हैं ये तो हमें वक्त के साथ ही पता चलेगा। इसके साथ द ट्रेड इश्यूज क्या हो सकते हैं उसको हमने यहाँ पर समझा। चीन और पाकिस्तान का इफेक्ट अगर हम देखें तो भारत को दोस्तों ये डर है कि अगर बांग्लादेश में नई सरकार भारत के प्रति कम दोस्ताना का रुख अपनाती है तो क्या होगा, तो चीन और पाकिस्तान के ज़्यादा करीब जाती है। तो ये चिंता का विषय इसलिए हो जाता है क्योंकि चीन पहले से ही पाकिस्तान के साथ जो है CPEC यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे बड़े प्रोजेक्ट जो है चला रहा है। अब चीन बांग्लादेश में भी बंदरगाह बना रहा है, सड़क, पावर प्रोजेक्ट में निवेश इन्वेस्ट कर रहा है। अगर ये तीनों देश रणनीतिक रूप से एक दूसरे के करीब आ जाते हैं तो भारत की दक्षिण एशिया में जो साख है वो कमज़ोर पड़ सकती है, रणनीतिक महत्व उसका कमज़ोर हो सकता है। सिंपल भाषा में समझें तो भारत नहीं चाहता कि उसके पूर्व में बांग्लादेश और पश्चिम में पाकिस्तान दोनों ओर चीन का प्रभाव जो है मजबूत होता जाए, और इससे भारत पर रणनीतिक प्रेशर बढ़ सकता है। इसलिए भारत को यहाँ पर चिंता भी है क्योंकि चीन के बांग्लादेश में कई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहा है, जैसे हमने देखा मंगोला पोर्ट का आधुनिकीकरण करा रहा है, सड़क बनवा रहा है, पुल। देखिए चाइना भी कभी ना बिल्कुल धीरे धीरे डोनाल्ड ट्रंप होता जा रहा है, वो तो पहले से भी था, खैर वो छुपा रिस्तम है। सड़क और पुल परियोजनाएं करा रहा, बिजली और औद्योगिक परियोजनाएं करा रहा, निवेश जो है ये चाइना की बेल्ट एंड रोड हमें, जैसा कि मैंने बताया, इसका जो है रणनीतिक हिस्सा माना जाता है। तो ऐसे में जब लुभावनी ऑफर जब ऑलरेडी बांग्लादेश को मिला है तो क्या भारत के प्रति एक अच्छा रवैया अपनाएगा, बहुत चिंता का विषय है। तो इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना एंड पाकिस्तान बहुत बड़ा मुद्दा भारत के लिए हो सकता है बांग्लादेश के कॉन्टेक्स्ट में। विश्लेषक जो कहें वो कहते हैं कि ये कोई केवल व्यावसायिक परियोजनाएं नहीं बल्कि संभावित ड्यूल यूज यानी कि नागरिक और सैन्य आधार भी हो सकती है। यानी कि चीन जो है पहले जो है श्रीलंका और पाकिस्तान में ऐसी सुविधाएं रखता है, और पाकिस्तान से J-17 लड़ाकू विमान सौदे भी जो है ऐसी खबरें आती कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान से JF-17 जो है ये संयुक्त प्रोजेक्ट जो चाइना और पाकिस्तान का था वो JF-17 चला रहा है, तो उसमें खरीदा गया है बांग्लादेश के द्वारा। तो अपेक्षाकृत ये काफ़ी सस्ता और मल्टी रोल फाइटर जेट है। अगर ये सौदा हो जाता है बांग्लादेश का इनके साथ तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के रक्षा जो संबंध है वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे। ठीक है, चोर चोर मौसेरे भाई, मैं माफ़ी चाहती हूँ पर कहना पड़ेगा। चीन की टेक्नोलॉजी की भूमिका भी ज़्यादा बढ़ेगी, चीन और ऑब्वियसली पता है टेक्नोलॉजी में कहाँ है। हालांकि अभी तक ये पूरी तरह से पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन जब इस प्रकार से मिलेंगे, इस प्रकार से मेल मिलाप होंगे, उनकी राजनीतिक अस्थिरता को देखते उनको स्थिर बनाने का प्रयास करेंगे तो मे भी ऐसे सर्कमस्टांसेस बन सकते हैं। ठीक है, तो चाइना ऑलरेडी मेंटेन सिमिलर स्ट्रैटेजिक फैसिलिटीज इन श्रीलंका एंड पाकिस्तान, ऐसा हमने देखा। इसके बाद भारत की अगर रणनीति की बात की जाए तो भारत का ध्यान दो बातों पर विशेष तौर पर यहाँ पर बना हुआ है कि भारत के लिए बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर क्षेत्र दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है। अगर चाइना बांग्लादेश में स्थायी लॉजिस्टिक या फिर नौसैनिक पहुंच बना लेता है, और या नियमित रूप से जो चीनी सेना है जहाज वहां आने लगे, तो ये भारत के जो ईस्ट वाला तट है, जो पूर्वी तट है और जो अंडमान निकोबार वाला क्षेत्र है उसके लिए रणनीतिक चुनौती बन सकता है। सिंपल भाषा में कहें तो भारत नहीं चाहता कि उसके पड़ोस में चीन की स्थायी सैन्य छवि पड़े या छाया वहां पर आए। तो यहाँ पर कैपेबिलिटी और इंटेंट जो है भारत इस पर ज्यादा ध्यान दे रहा है, यानी कि सीमा नियंत्रण मजबूत हो। भारत का पहला, क्योंकि राष्ट्र हित की बात करता है भारत, पहले घुसपैठ जो अवैध तरीके से होते हुए रुके, या ड्रग्स की तस्करी इत्यादि बांग्लादेश से हो रही वो रुके। दक्षिण एशिया और हिंद महासागर क्षेत्र में जो अब पावर बैलेंस है वो बना रहे भारत का। फिलहाल भारत वेट एंड वॉच की जो है पॉलिसी अपनाए हुए यहाँ पर वेट कर रहा है, देखना है उसको कि आने वाले समय पर क्या प्रतिक्रियाएं निकल कर आती हैं। तो आई होप ये कंक्लूजन जो इंडिया की स्ट्रैटेजी है वो आपको समझ आई होगी। भारत के रुख में बांग्लादेश का क्या रवैया होगा, जिस प्रकार
प्रकार से पॉजिटिव मैसेजेस आ रहे हैं, बट देखना है कि इम्प्लीमेंटेशन पे या फिर अमली जामा उस पर कितना पहनाया जाता है। तो आई होप आपको ये टॉपिक पूरी तरीके से समझ आया होगा, बाइलिंगुअल रहा है। देवघर आईएएस एकेडमी पर अगर अभी तक आप बने हुए इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे। जल्द मिलेंगे एक और नए जियोपॉलिटिकल के टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।